गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबका है जो स्वागत है। तो वे साथी जिन्होंने है जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार क्लास ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद में जो बेल आइकन के बटन को है जो प्रेस कर दे ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको है जो मिलती रहे। तो दोस्तों अपन है जो बात कर रहे थे अपन सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है उसके है जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग उसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका है जो अपन यहाँ पर है जो एनालिसिस करते हैं उनकी है जो अपन बात करते हैं। तो उसका है जो आज दोस्तों अपन पार्ट 2 है जो लेके आ गए हैं और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका सिलेक्शन करवाएंगे। आपकी जो तैयारी है दोस्तों उसको है जो एक है जो मजबूत बनाने में है जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और आपका जो एग्जाम का डर है वो है जो उसको नस्ते नाबूद करने के लिए है। और यह है निर्णायक तैयारी की दोस्तों संजीवन बूटी है। जिस प्रकार संजीवन बूटी काम आती है वैसे ही है दोस्तों आपके निर्णायक तैयारी में है जो ये है जो 4 चांद लगाने के लिए है बहुत ही काम आएगी। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं अपना पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो मस्तिष्क के है जो किस भाग द्वारा है नियंत्रित होती है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो है जो किसके द्वारा है जो नियंत्रित की जाती है। अपन बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क। क्या है पहला ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क। अगर मध्य मस्तिष्क की अपन बात करें तो मध्य मस्तिष्क के है जो 2 भाग होते हैं कार्पो क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग होता है सेरिबल पेडिकल। पहला भाग कौन सा होता है कार्पो क्वाड्रिजेमिना। अगर अपन मध्य मस्तिष्क की बात करें तो इसके है जो 2 भाग होते हैं कार्पो क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है वो होता है सेरिबल पेंडिकल होता है। क्या होता है दोस्तों दूसरा भाग होता है जो सेरिबल पेंडिकल होता है। सेरिबल पेंडिकल ये है जो सेरिबल पेंडिकल और कार्पो क्वाड्रिजेमिना है ये मध्य मस्तिष्क के भाग होते हैं। और कार्पो क्वाड्रिजेमिना की बात करें तो ये है जो सुनने वो देखने की है जो क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। क्या है जो कार्पो क्वाड्रिजेमिना है ये सुनने कार्पो क्वाड्रिजेमिना सुनने वो देखने की क्रिया पर है जो नियंत्रित करता है। जो मध्य मस्तिष्क का कार्पो क्वाड्रिजेमिना भाग है यह सुनने और देखने की क्रिया को है जो नियंत्रित करता है। और जो दूसरा भाग है सेरिबल पेडिकल ये है जो सेरिबल पेडिकल होता है दोस्तों ये है जो मध्य मस्तिष्क को है जो मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। क्या दोस्तों मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भागों से है जो जोड़ता है। अन्य भागों से जोड़ता है। ये हो गए अपने मध्य मस्तिष्क के 2 भाग कार्पो क्वाड्रिजेमिना और सेरिबल पेडिकल। सुनने और देखने में काम आते हैं कार्पो क्वाड्रिजेमिना और जो मस्तिष्क को अन्य मस्तिष्क के भागों से जोड़ता है वो है सेरिबल पेडिकल। उसके बाद में अगर अपन दूसरे इसकी बात करें ऑप्शन की तो इसमें है मेडुला। क्या है दोस्तों मेडुला ऑब्लोगेटा होता है दोस्तों ये है जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या मेडुला ऑब्लोगेटा है जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और इसका है जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा वो होगा मेडुला ऑब्लोगेटा। क्या होगा मेडुला ऑब्लोगेटा। और मेडुला ऑब्लोगेटा है जो मस्तिष्क का है जो अंतिम भाग होता है इसलिए है जो इसको है जो मस्तिष्क की जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेडुला ऑब्लोगेटा मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है इसलिए है जो इसको है मस्तिष्क की जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं रूट ऑफ हेड बोलते हैं मस्तिष्क की जड़। मस्तिष्क की जड़ है जो किसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोगेटा को बोलते हैं। और मेडुला ऑब्लोगेटा पर है जो पॉन्स पाए जाते हैं वो है जो श्वसन क्रियाओं को है जो नियंत्रित करते हैं। उसके बाद में बात करें अगला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। क्या है हाइपोथैलेमस। अगर अपन हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का भाग है।
और जो हाइपोथैलेमस है ये ताप, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनको है जो नियंत्रित करता है। भूख और प्यास लगना है द्वारा है जो नियंत्रित करता है। ये किसको करता है? ताप, जो शरीर ताप होता है उसको नियंत्रित करता है। उसके अलावा जो अपने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां है उनको है जो नियंत्रित करता है। उसके अलावा है जो अपने शरीर हो गया, ताप हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, भूख लगना है, प्यास लगना है, ये सब है जो इसके द्वारा नियंत्रित होता है। भूख प्यास का नियंत्रण कौन करता है? ये करता है अपने जो हाइपोथैलेमस है, ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है और शरीर के ताप, अंतःस्रावी ग्रंथियां, भूख प्यास आदि को है जो नियंत्रित करता है। उसके बाद में बात करें परम मस्तिष्क की। किसकी बात करें? अगर अपन परम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का है जो सबसे बड़ा भाग है। क्या ये परम मस्तिष्क है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? परम मस्तिष्क होता है। और इसके बारे में बात करें तो इसमें है जो परम मस्तिष्क में है जो सोचना, विचारना और याद रखने की जो क्षमता होती है वो सब है इस परम मस्तिष्क में होती है। परम मस्तिष्क में सोचना, विचारना तथा याद रखना जो भी है वो किसके में, कौन से में होती है? परम मस्तिष्क में होती है। उसके अलावा एक मस्तिष्क का और भाग होता है, उसको अपन बोलते हैं अंत मस्तिष्क बोलते हैं या पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं उसमें एक होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क होता है जो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। किसमें? जो शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनका जो नियंत्रण है वो अनुमस्तिष्क करता है और जो अनैच्छिक क्रिया होती है उसका नियंत्रण है मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। उसके अलावा दूसरा भाग होता है वो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, और मेडुला ऑब्लिगेटा के पास में एक होता है पोन्स जो शरीर की है जो श्वसन क्रिया पर है जो नियंत्रित करता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो साथियों अगला क्वेश्चन है अपना कि मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्या मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? अगर बात करें तो मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल या कॉर्निया पर बनता है। कहाँ? रेटिना पर बनता है। कहाँ? दृष्टि पटल या जो रेटिना होती है वहां पर है जो मानव नेत्र का है जो प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर है जो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। रेटिना पर कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 2 प्रकार की है जो कोशिका पाई जाती है। एक तो होती है रॉड टाइप और दूसरी होती है कॉन टाइप। रॉड टाइप होती है जो ये है जो अंधकार में है जो ज्ञान करवाती है, और दूसरी कॉन टाइप होती है जो प्रकाश में ज्ञान करवाती है। रॉड टाइप अंधकार में ज्ञान करवाती है। जो अंधकार में ज्ञान करवाती है रेटिना की कोशिका वो है रॉड टाइप, और जो दूसरी कॉन टाइप कोशिका होती है, कॉन टाइप कोशिका है जो प्रकाश में ज्ञान करवाती है। प्रकाश में ज्ञान करवाने का जो कोशिका काम करती है वो कॉन टाइप होती है, और जो अंधकार में ज्ञान करवाती है वो होती है रॉड टाइप। तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य नेत्र के किस भाग का है जो प्रत्यारोपण संभव है? कौन सा भाग है नेत्र का जिसका है जो प्रत्यारोपण संभव है, जिसको है दो दान में अपन दे सकते हैं? तो इसमें जो होगा वो होगा कॉर्निया होगा। क्या होगा? कॉर्निया होगा, क्योंकि ये जो कॉर्निया में है जो रक्त नहीं पाया जाता। क्या है? जो कॉर्निया भाग होता है, कॉर्निया भाग में है जो रक्त नहीं पाई जाती, इसलिए है जो इसको है जो प्रत्यारोपण में है जो ये संभव है। और इसमें अगर बात करें अपन मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि, क्या मानव नेत्र में अगर अपन मानव नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि को देखें, दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है दोस्तों, न्यूनतम दूरी वो है 25 सेंटीमीटर। अपने मानव नेत्र के जो नजदीकी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर उसको है 25 सेंटीमीटर दूर तक की वस्तु को है, नजदीक तक की वस्तु को है जो अपन न्यूनतम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर की वस्तु को है जो अपन है जो सुस्पष्ट रूप से है जो देख सकते हैं। इसमें जो कॉर्निया है उसका है जो प्रत्यारोपण संभव है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाता है? जो मायोपिया रोग होता है, बात करते हैं अपन मायोपिया की। जो मायोपिया रोग होता है, मायोपिया रोग को है जो दोस्तों निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया दोष है जो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष, अगर निकट दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु है जो दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई है जो नहीं देती है।
इसमें है जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें है जो दूर की वस्तु है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें है जो दूर की वस्तु है जो स्पष्ट है जो दिखाई नहीं देती है मायोपिया में। और अगर मायोपिया के अपन निवारण की बात करें तो मायोपिया के निवारण के लिए है जो अपन लगाते हैं अवतल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस का है जो प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। इसमें है जो अपन अवतल लेंस का है जो प्रयोग करते हैं, इसमें है जो दूर वस्तुओं को है जो साफ देख, इसमें है जो दूर की वस्तु है जो इसमें है जो साफ नहीं देख पाती है, जो इसमें मायोपियम होता है। निकट दृष्टि दोष में है जो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते हैं। दूसरा होता है जो दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष में है जो निकट की वस्तुओं को है जो साफ नहीं देख पाते हैं, उसमें है जो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उसमें है जो उत्तल लेंस का है जो प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अपन बात करें, एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में है जो दूर तथा निकट दोनों की वस्तु है जो नहीं दिखाई देती है, उनके लिए है जो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस में ऊपर रखते हैं अवतल लेंस और उसके नीचे लगाया जाता है उत्तल लेंस। ये है दोस्तों जरा दृष्टि दोष है। इसमें है तो दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा कि दूर की वस्तुओं को है जो देख नहीं पाते। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार है जो श्वास लेता है? एक सामान्य व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में जो औसत है कितनी बार श्वास लेता है? तो 16 बार है वो श्वास लेता है। और जो एक शिशु होता है, शिशु है जो 44 बार लेता है। कितनी बार लेता है? 44 बार है जो श्वास लेता है। ध्यान रखना, शिशु की है जो श्वास दर है वो 44 होती है और जो वयस्क मनुष्य की होती है वो 16 होती है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? जो हड्डियां हैं, हड्डियों की जो टूट जाती है कभी कभार एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह में, तो उसकी है जो स्थिति कैसे है जो ज्ञात करते हैं? तो इसमें होगा एक्सरे। क्या होगा? एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है कि बिना किसी दर्द के इसमें है जो एक्सरे किरणें हैं जो शरीर के अंदर है जो प्रवाहित की जाती है, वो किरणें हैं जो हड्डियों को तो सफ़ेद रंग में दिखाई देगी, जो शरीर के ठोस भाग है उसको है जो सफ़ेद रंग में है जो प्रेजेंट करती है, और जो शरीर के कोमल भाग है जैसे फेफड़े वगैरह इनको है जो काले रंग में है जो प्रदर्शित करती है। इसका है जो डायग्राम बनाती है। तो अपन एक्सरे से है जो टूटी हुई हड्डियों की है जो सही स्थिति के दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूटनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बात करते हैं ल्यूटनकारी हार्मोन। तो ल्यूटनकारी हार्मोन क्या होता है? ल्यूटनकारी हार्मोन या एलएच हार्मोन होता है। ये क्या होता है? ये ल्यूटनकारी हार्मोन होता है जो मनुष्य में है जो मेल होते हैं, मेल के अंदर है जो पुरुषों में है जो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है स्त्रावित होने के लिए, और जो मादा में है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को है जो प्रवाहित करता है। अगर अपन बात करें एलएच हार्मोन, तो ये क्या करता है कि मानव के अंदर है जो लीडिंग कोशिकाएं हैं, लीडिंग कोशिकाओं को है जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए है जो उत्पादित करता है या उनको है जो प्रेरित करता है, और मादा के अंदर है जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उनको है जो स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अगर अपन मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो है फीमर हड्डी। कौन सी है? फीमर हड्डी है। और फीमर हड्डी है वो जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फीमर हड्डी है वो जांघ में जो पाई जाती है, वो मानव शरीर की होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर अपन बात करें सबसे छोटी हड्डी की तो वो होती है स्टेपिस। छोटी हड्डी कौन सी होती है? छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। अगर अपन छोटी हड्डी की बात करें, छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस। स्टेपिस है तो वो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्टेपिस है वो कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद में अपन बात करें मजबूत हड्डी की, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो होती है मैंडिबल। कौन सी होती है? मैंडिबल। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वो मैंडिबल होती है, और वो पाई जाती है जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जो जबड़ा होता है मानव का, उसके अंदर है जो सबसे मजबूत हड्डी है जो मैंडिबल है वो पाई जाती है। उसके अलावा अपन बात करें हड्डियों के अध्ययन की तो ऑस्टियोलॉजी है जो कहलाता है। क्या? हड्डियों का अध्ययन। अगर अपन हड्डियों के अध्ययन की बात करें तो हड्डियों का अध्ययन है जो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है।
हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन है जो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और जो हड्डियों पर आवरण पाया जाता है, हड्डियों पर आवरण को क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। जो हड्डियों का आवरण होता है, हड्डियों पर जो आवरण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम बोलते हैं। हड्डियों के आवरण को क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। तो ये बात हो गई कि हड्डियों का अध्ययन है वो ऑस्टियम कहलाता है, और हड्डियों का आवरण है पेरिओस्टियम कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर, वो जांघ में पाई जाती है। जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिस है, कान में पाई जाती है। और जो सबसे मजबूत हड्डी है वो मेडिबल है, वो कहाँ पाई जाती है? मनुष्य जबड़े में पाई जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है? अगर अपन दूध प्रोटीन की बात करें तो दूध प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन। कौन सा होता है? दूध में है जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। केसिन प्रोटीन का पाचन है जो रेनिन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अगर अपन केसिन प्रोटीन की बात करें तो केसिन प्रोटीन है वो रेनिन के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अगर अपन पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन हार्मोन होता है वो आमाशय में जो स्रावित होता है, और जो प्रोटीन को है जो पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन किस में बदलता है? प्रोटीन का है जो पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन भी पाचन करता है प्रोटीन का, लेकिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को जो पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है वो कौन करता है? पेप्सिन हार्मोन करता है। ट्रिप्सिन है जो ये भी है जो प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन है ट्रिप्सिन एंजाइम है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये भी क्या करता है? प्रोटीन का है जो पाचन करता है। और ये है जो प्रोटीन का पाचन करता है ये अग्नाशय करता है। उसके बाद में एरोक्सिन की बात करें तो ये छोटी आंत में है जो प्रोटीन का पाचन करता है। एरोक्सिन क्या करता है? छोटी आंत में, शुद्रांत्र में है जो प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत में जो प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है वो कौन करता है? एरेप्सिन करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन भी है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल कर है जो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके अलावा रेनिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ये है जो कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। दूध प्रोटीन का है जो पाचन करता है। दूध का सफेद रंग होता है, दूध का सफेद रंग है वो कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में जो ग्लूकोज का संग्रह होता है वो किस रूप में होता है? इसके बारे में बताना है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च है जो पादपों में जो ग्लूकोज का संग्रहण है जो स्टार्च के रूप में होता है। पादपों में ग्लूकोज का संग्रहण, पादपों में ग्लूकोज का संग्रहण। अगर पादपों में ग्लूकोज के संग्रहण की बात करें तो वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। दूसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है जो मानव शरीर में है जो ग्लूकोज का संग्रहण है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जब मानव शरीर में ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में है जो यकृत के अंदर है जो संग्रहित हो जाता है। और जब मानव शरीर को ग्लूकोज की कमी होती है तो इस ग्लाइकोजन का पाचन होता है ग्लाइकोलाइसिस से। किससे होता है? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर से जो ग्लाइकोजन का पाचन होता है और फिर है जो ग्लूकोज है जो शरीर में प्रवाहित किया जाता है, शरीर में पूर्ति करते हैं। उसके बाद में बात करें फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज है वो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। क्या है? फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की बात करें तो वो कौन सी है? ग्लूकोज है। उसके अलावा बात करें तो जो फ्रक्टोज है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। और उसके अलावा बात करें तो यह है जो फलों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फलों तथा शहद में पाई जाती है। फल और जो शहद होते हैं मधुमक्खी का उसमें है जो उपस्थित होती है, उसमें है जो पाई जाती है। उसके अलावा बात करें अपन माल्टोज, तो माल्टोज एक है जो डाइसैकेराइड शर्करा है, द्विअनीय है जो शर्करा है, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। और जो डाइसैकेराइड शर्करा होती है वो किसी मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनी होती है। तो माल्टोज होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज का, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब ग्लूकोज के दो अणु मिलते हैं जो माल्टोज का है जो निर्माण करते हैं। और माल्टोज को है जो अनाज की शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज को क्या कहते हैं दोस्तों? माल्टोज को है जो अनाज की शर्करा भी कहते हैं, अनाज की शर्करा। बात करते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वर्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होता है? जो किडनी होती है अपनी मानव किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है उसकी अगर अपन बात करें तो मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन या वर्क नलिका। क्या? नेफ्रॉन।
इसको है जो नेफ्रॉन भी बोलते हैं या वर्क नलिका बोलते हैं। और वर्क का जो अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी में करते हैं। वर्क का अध्ययन किस में करते हैं? वर्क के अध्ययन की बात करें अगर अपन, तो इसका अध्ययन करते हैं वो नेफ्रोलॉजी में करते हैं। नेफ्रोलॉजी, वर्क का अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। इसकी संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। उसके अलावा अपन बात करें अगले क्वेश्चन की साथियों, तो अगला क्वेश्चन है अपना कि मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। जैविक घड़ी की बात करें तो इसको है जो पीनियल वलय, जैविक घड़ी किसको बोलते हैं? पीनियल वलय है, जो पीनियल ग्रंथि है उसको है जो जैविक घड़ी भी बोलते हैं। और इसको है जो मानव का तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। मानव का तीसरा नेत्र, क्या इसको है जो पीनियल है, इसको है जो मानव का तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, या है जो इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं। इससे है जो हार्मोन एक स्रावित होता है, मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पीनियल से है जो हार्मोन जो स्रावित होता है वो हार्मोन स्रावित होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन, तो इस पीनियल को है जो मनुष्य की है जो जैविक घड़ी कहा जाता है। क्या मनुष्य की जो जैविक घड़ी होती है वो क्या होती है? पीनियल को है जो जैविक घड़ी कहा जाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो अगला आता है अपना थाइमस। क्या है अगला ऑप्शन? है अपना थाइमस। अगर अपन थाइमस की बात करें तो इसको है जो बाल्यावस्था ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था ग्रंथि। बाल्यावस्था ग्रंथि, जो थाइमस होती है वो है जो बाल्यावस्था ग्रंथि होती है। उसके बाद में है थायराइड। थायराइड है जो थायरोक्सिन हार्मोन का है जो स्त्रावित करती है। क्या थायराइड है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और जो है जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड। इसको है जो इससे जो हार्मोन स्त्रावित होता है हार्मोन है वो थायरोक्सिन हार्मोन है। हार्मोन कौन सा है? इससे जो स्त्रावित हार्मोन है वो थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन। थायराइड से स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? थायराइड से स्त्रावित हार्मोन है वो थायरोक्सिन हार्मोन है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस, इसको है जो हेडमास्टर। क्या इसको है जो हेडमास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, या सुपर मास्टर या हेडमास्टर। सुपर मास्टर या हेडमास्टर। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को है जो सुपर मास्टर या हेडमास्टर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस है जो पीनियल पर नियंत्रण रखती है और पीनियल ग्रंथि है जो सारी ग्रंथियों पर है जो नियंत्रण रखती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि रुधिर वर्णिका में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? जो रक्त में है जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? अगर अपन हीमोग्लोबिन के कार्य की बात करें तो हीमोग्लोबिन का कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। क्या है? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। गैसों में जो आदान प्रदान कार्य करने का कार्य करती है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने या ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाने में जो कार्य करती है वो है जो हीमोग्लोबिन करते हैं। अगर अपन हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में है जो तत्वों की बात करें, कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में है जो आयरन पाया जाता है। कौन सा? आयरन तत्व पाया जाता है। एपी तत्व है जो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में है जो आयरन तत्व पाया जाता है, एपी तत्व है जो पाया जाता है। उसके अलावा अपन बात करेंगे एक हीमोग्लोबिन अणु है जो कितने ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो एक हीमोग्लोबिन अणु, एक जो हीमोग्लोबिन अणु है वो 4 ऑक्सीजन का है जो परिवहन करता है। 4 O2 अणु का परिवहन। एक हीमोग्लोबिन अणु होता है वो 4 अणु का ऑक्सीजन का है जो परिवहन करता है। उसके अलावा अपन बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है अगर तो वो कितने का परिवहन करेगा? वो है जो 1.34 ml O2 का है जो परिवहन करता है। एक अणु हीमोग्लोबिन के 4 अणु ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है जो 1.34 ml ऑक्सीजन का है जो परिवहन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक ग्रही है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक ग्रही है। अगर अपन सार्वभौमिक ग्रही की बात करें तो कौन सा है? ए बी पॉजिटिव है जो सार्वभौमिक ग्रही है। और अपन सार्वदाता की बात करें, सार्वदाता रक्त की बात करें तो वो कौन सा है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव है वो रक्त समूह है जो किसी को भी है जो अपना रक्त है जो दे सकते हैं। और जो ए बी पॉजिटिव है ये किसी का भी है जो रक्त है जो ग्रहण कर सकते हैं।
उसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की बात करें कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव का सामान्य रक्तदाब क्या होता है। रक्तदाब क्या होता है? रक्त द्वारा है जो धमनियों पर लगाया गया जाने वाला दाब होता है। जो रक्त द्वारा है जो धमनियों की जो दीवारें होती है उनके ऊपर जो दाब लगता है वो है क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डायलोस्टेसिस, एक होता है साइलोस्टेसिस। जो जब हृदय है जो रक्त को है जो धमनियों में फेंकता है तब जो रक्त दाब लगता है वो साइलोस्टेसिस होता है, वो अधिक होता है, 120 होता है। और जब अंगों से है जो रक्त हृदय में या फेफड़ों में पहुंचते हैं तो वो है डायलोस्टेसिस होता है, वो कम लगता है, वो 80 से 80 लगता है। तो इसमें है जो रक्त दाब कितना होना चाहिए? 80 से 120 mm पारा होना चाहिए। इसका है जो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग होता है। जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग होता है वो किसके कारण होता है? बात करते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। तो वो इसमें क्या होता है कि पिता होता है वो RH पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पिता होता है वो RH पॉजिटिव होता है और जो माता होती है वो RH नेगेटिव होती है। इसमें क्या होता है कि प्रथम प्रसव का तो है जो बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो वो तो यहाँ तो वो क्या होता है कि दुर्बल होता है, उसमें है जो रक्त अल्पता पाई जाती है, रक्त की है जो कमी पाई जाती है, यहाँ वो है जीवित नहीं रह पाता है। तो उसको है जो जीवित रखने के लिए क्या करते हैं कि प्रथम जब प्रसव क्रिया होती है प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर है जो कौन सी दवाई देते हैं अपन? एंटी डी देते हैं। क्या देते हैं? एंटी डी का है जो इंजेक्शन देते हैं, एंटी डी का इंजेक्शन देते हैं। और इस एंटी डी में जो दवाई होती है वो होती है रहुगम। कौन सी होती है? रहुगम दवाई होती है, रहुगम। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है? पिता RH पॉजिटिव और माता RH नेगेटिव। ये है पिता पति है जो RH पॉजिटिव होता है, पत्नी RH नेगेटिव होती है। क्या होती है? पत्नी है जो RH नेगेटिव होती है, यहाँ RH नेगेटिव होगा। पत्नी RH नेगेटिव होती है और जो पिता होता है वो RH पॉजिटिव होता है। और इसका ऑप्शन है जो 4 नंबर है वो सही होगा। इसमें क्या होता है कि प्रथम प्रसव गए 24 घंटे के अंदर अंदर है जो अपन 24 घंटे में है जो एंटी डी का इंजेक्शन देते हैं जिसमें रहुगम दवा होती है, उसके देने से है जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस है जो रोग सही हो जाता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन है? रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया जो होता है, रक्त की कमी होती है उसके लिए इसमें पहला है थायमिन। थायमिन होता है विटामिन B1। थायमिन क्या होता है? थायमिन होता है विटामिन B1 से विटामिन B1 से जो रोग होता है वो होता है बेरी। क्या होता है? बेरी। और जो बेरी रोग में जो लक्षण होता है वो होता है भूख कम लगना। क्या? भूख कम लगना। तो इसमें है जो थायमिन है, इसमें तो थायमिन से है जो रक्त अल्पता नहीं होगी, क्यों? थायमिन है विटामिन B1 होता है बेरी जिससे भूख कम लगता है। और दूसरा है राइबोफ्लेविन विटामिन होता है B2। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2। और तीसरा है इसमें दूसरे ऑप्शन में देखें तो इसमें होता है राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2। और नियासिन होता है विटामिन B3। नियासिन कौन सा होता है? विटामिन B3 होता है जिससे 3D पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा होता है? 3D पेलेग्रा। त्वचा सूख जाती है वो है जो रोग इसमें होता है 3D पेलेग्रा में। उसके बाद में फोलिक एसिड है विटामिन B9। क्या है? विटामिन B9 फोलिक एसिड है। और दूसरा है विटामिन B12 राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 क्या होता है? राइबोफ्लेविन से है जो रक्त अल्पता होती है। और विटामिन B9 जो फोलिक एसिड होता है इससे भी है जो रक्त अल्पता होती है। तो अपना है जो ऑप्शन 3 है वो एकदम सही होगा। विटामिन ए से रतौंधी होती है और थायमिन है जो विटामिन B1 ही होता है, बेरी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा विटामिन C, फोलिक एसिड और विटामिन B12। फोलिक एसिड होता है विटामिन B9 और विटामिन B12 होता है राइबोफ्लेविन। इन दोनों से है जो रक्त की कमी होती है जिससे जो एनीमिया या अपन है जो रक्त अल्पता बोलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की पेशियां होती है। जो हृदय होता है, हृदय के अंदर जो पेशियां पाई जाती है ये कैसी होती है? ये होती है अनैच्छिक और रेखीय। कैसी होती है? अनैच्छिक और रेखीय। इस पर है जो अपनी इच्छा नहीं होती है। और हृदय की पेशियां है जो कभी भी है जो रुकती नहीं है। जिस दिन हृदय की पेशियां रुक गई उस दिन है जो व्यक्ति है सदा के लिए है जो रुक जाता है। तो हृदय की पेशियां होती है अनैच्छिक और रेखीय। बात करें अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि पसीना क्या करता है? त्वचा को साफ करता है? नहीं, त्वचा को साफ पसीना नहीं करता है। उसके अगला क्वेश्चन है शरीर के तापक्रम को कम करता है? हाँ, शरीर का जो तापमान होता है उसका मेंटेनेंस है जो पसीना करता है। उत्सर्जक निकालता है? हाँ,
जो पसीने के रूप में जो अमोनिया का है, जो अमोनिया यहाँ जो उसका है जो उत्सर्जन होता है, अधिक पानी की मात्रा निकालता है। हाँ सही है। इसमें क्या निम्न में से कौन सा समुच्चय सही है? ए बी सी नहीं, ए गलत है। ए बी सी नहीं, बी सी डी बी ये सही होगा, क्यों? इसमें शरीर का तापक्रम कम करता है, सही है। उत्सर्जन निकालता है, सही है। और जो अधिक मात्रा का पानी होती है उसको भी है जो निकालता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है, बी सी डी है, ये तीनों है जो सही है। उसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितनी मेरुतंत्रिका युग्म पाई जाती है? मानव में मेरुतंत्रिका युग्म की बात करें तो ये होती है 31। कितनी होती है? 31 होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है तो सही होगा। तो दोस्तों आज है जो अपन है जो 20 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में चर्चा की है। ये है जो मानव तंत्र से संबंधित आँख और जो कान है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन थे उनके बारे में है जो आज अपन ने चर्चा की है। दोस्तों अपन को है जो कभी भी है जो जिंदगी में समस्याओं से है जो घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी में समस्याओं का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसका डट कर मुकाबला करना ही दोस्तों आर्ट ऑफ लाइफ होता है। समस्या तो जिंदगी में है जो आती ही रहती है, लेकिन उन समस्याओं का है जो अपन को है जो मुकाबला करना चाहिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद साथियों। चैनल को एक बार फिर से सबके पास शेयर कर देना और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना।